हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेस्ले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जेकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके के विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। अगला प्रश्न है, पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बर्कहार्ट। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इटली के नगरों ने। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, इटली के तटवर्ती बंदरगाहों के पुनर्जीवित होने के मुख्य कारण बताएं। पहला है बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार। दूसरा है मंगोलों का चीन के साथ व्यापार। तीसरा है राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होना। चौथा है धर्माधिकारी और सामंत राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देना। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन सत्य है। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था।
इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, इटली के नगरों के पुनरुत्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। दूसरा है, इटली के दो जीवंत शहरों वेनिस और जेनेवा जो अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली थे। तीसरा है, बेजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार और मंगोल द्वारा चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार के कारण इटली के नगर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। चौथा है, नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथों में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1300 में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1390 में जेफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ। 1436 में ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप मूवेबल टाइप से बाइबिल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया। 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुस्तुनतुनिया के बेजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने कब पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1453 में। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया।
अगला प्रश्न है, निम्न में से यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस देश में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोविया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसीलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोग्ना विश्वविद्यालय किस प्रकार के अध्ययन के केंद्र रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधि शास्त्र का अध्ययन। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसीलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। अगला प्रश्न है, इतालवी शहरों में नोटरी और डैश की मांग बढ़ रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वकील। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसीलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पेट्रॉर्क के अनुसार पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। दूसरा है, पेट्रॉर्क ने प्राचीन लेखकों का गहन अध्ययन करने के महत्व पर बल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फ्रांसेस्को पेट्रॉर्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रॉर्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। अगला प्रश्न है, मानवतावादी शब्द का प्रयोग उन गुरुओं के लिए किया जाता था जो डैश विषयों को पढ़ाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, व्याकरण, बयानबाजी और कविता। पेट्रॉर्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमेनिटास, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। अगला प्रश्न है, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेल्ला मिरांडोला। फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्नी पिको डेल्ला मिरांडोला ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486 नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने
और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे और उनका कहना था कि यहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेनेसां व्यक्ति शब्द की व्याख्या कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जिसकी रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्म शास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। दूसरा है, अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए विद्वानों की ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। तीसरा है, टालमी के अलामजेस्ट में ग्रीक भाषा विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो फारसी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों की ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी के अल्मजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ग्रंथ अल्मजेस्ट जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है, इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टालमी। एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी के अल्मजेस्ट में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, स्पेन के किस दार्शनिक ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इब्न रुश्द। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। दी पाइटा चित्र में माइकल एंजेलो ने
मेरी को ईशा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है? अगला प्रश्न है, यूरोप के किस वैज्ञानिक जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑन्ड्रियस वेसेलियस। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस बेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कलाकारों और यथार्थवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। दूसरा है, चित्रकारों को रेखागणित का ज्ञान से तथा प्रकाश के बदलते गुणों के अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। तीसरा है, उनके चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में अरबी और यूनानी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। चौथा है, इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना से इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों की डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं सदी तक चलती रही। अगला प्रश्न है, निम्न में से द लास्ट सपर चित्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची, जिसकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी, उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने उसका नाम लियोनार्दो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। अगला प्रश्न है, इटली के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा का डिजाइन बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल के भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया और इसकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियां रोम में ही है। अगला प्रश्न है, 1455 में बाइबिल की डैश प्रतियां जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग की कार्यशाला में मुद्रित की गई। वह जर्मन थे जिन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 150। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक मोंक बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। अगला प्रश्न है, इटली में विकसित मुद्रित पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें।
पहला है 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखने के लिए इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। दूसरा है सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। तीसरा है छापे खाने के निर्माण के पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सही है। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी, किंतु जहां तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुंचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों की ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इन तकनीक से परिचित हुए थे। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इसके पहले इतने ही समय में एक मॉन्क बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कैथीड्रल का गुंबद का डिजाइन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रूनेलेसी दी ड्यूमा। फ्लोरेंस के कैथीड्रल का गुंबद, इसका डिजाइन ब्रूनेलेसी ने बनाया। लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है, मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।